लव जिहाद का मामला, जिस पर उम्र कैद की सजा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है और लव जिहाद मामले में उम्र कैद का प्रावधान हुआ है। बीते दिनों पेश किया गया था ये बिल और मामले में कोई भी दर्ज करा सकता है ये केस। बता दें कि पहले पीड़ित या माता पिता करा सकते थे एफआईआर, लेकिन अब कोई भी करा सकता है एफआईआर और कानून के तहत सभी अपराध गैर जमानती थे। तो बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने के दोषी को ताउम्र के लिए जेल हो सकता है। ये बिल मंगलवार को विधानसभा सदन में पास हो गया और योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म पर संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक सोमवार को पेश किया गया। बता दें जो आज पास कर दिया गया है और इसमें लव जिहाद जैसे अपराधों के मामले में सजा को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है। लव जिहाद में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान बनाया गया है। लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार लगातार सख्त तेवर में नजर आ रही है। बता दें क्योंकि इसकी आड़ में चल रहे धर्म परिवर्तन पर भी रोक लगाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। लव जिहाद को लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने मुद्दा बनाया था। इसके बाद लगातार इस मामले में सरकार ने सख्त कानून बनाने की कोशिश की और इसके प्रावधानों को कड़ा बनाया गया है। बता दें अब जो बिल पास हुआ है उसके अनुसार लव जिहाद मामले में पीड़ित के इलाज के खर्च के बदले कोर्ट जुर्माना तय कर सकेगी। तो देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर, जहां आप देख सकते हैं कि लव जिहाद का जो मामला है, धर्म परिवर्तन का जो मामला है, अब वो जो नियम है उस पर संशोधन किया गया। सोमवार को ये प्रस्ताव रखा गया और आज इसे पारित कर दिया गया। आज से ये लागू कर दिया गया। इस संशोधन में आपको बता दें कि विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 सोमवार को पेश किया गया था और आज उसे पास कर दिया गया है। इसमें लव जिहाद जैसे अपराधों के मामले में सजा को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले 10 साल की सजा थी और अब इसे बदलकर उम्र कैद की सजा कर दी गई है। वहीं बता दें कि पहले ये जो एफआईआर है वो माता पिता ही दर्ज करा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एफआईआर कोई भी दर्ज करा सकता है। बता दें कि लव जिहाद में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। तो चलिए आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, तो हम सीधा रुख करते हैं यहां पर ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा की तरफ। तो चलिए रजत मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी विधानसभा में लव जिहाद का ये बिल पास हो गया, सोमवार को इसे पेश किया गया था और आज इसे पारित कर दिया गया है। क्या जरूरत पड़ी इस कानून में संशोधन करने की, ये पहला सवाल है। देखिए, कानून में संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि तमाम ऐसे विषय लगातार सरकार के संज्ञान में आ रहे थे जहां पर लव जिहाद के जो आरोपी हैं वो या तो जमानत पा के बाहर जा रहे थे या फिर सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे थे। अब से कुछ दिनों पहले ही बरेली में भी मौका मौलाना तौकीर रजा ने सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने की एक एप्लीकेशन भी दी थी। खासतौर पर इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे थे उसके बाद इस तरीके के संशोधन की आवश्यकता सरकार को भी महसूस हुई और उसके बाद जो संशोधन आज पेश किए गए, जिनको सदन में आज पारित कराया गया है, उनमें विशेष तौर पर लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को जोड़ा गया है। इसके अलावा कई और अन्य तरीके के अपराध हैं जिनमें सजा को बढ़ा तो बढ़ाया गया है या फिर जुर्माने में वृद्धि की गई है। लेकिन दो प्रमुख चीजें खासतौर पर जो आज के संशोधन विधेयक में पास की गई है उसमें लव जिहाद और दूसरा सामूहिक धर्म परिवर्तन, इन दोनों ही तरीके के अपराधों में एक तरफ सजा भी बढ़ाई गई है, जुर्माना भी बढ़ाया गया है और उसके साथ साथ उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। खासतौर पर नाबालिग जो बच्चियां हैं उनके साथ अगर किसी तरीके का कोई शोषण किया जाता है या लव जिहाद जैसी एक्टिविटी उनके साथ की जाती है तो उस केस में जो आरोपी होगा उसको उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। इस तरीके के प्रावधान कर दिए गए हैं। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में भी उम्र कैद तक का प्रावधान किया गया है और इसके अलावा विशेष तौर पर जो धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग होती थी उस फंडिंग के ऊपर सरकार ने नकेल कसी है, क्योंकि उसी फंडिंग के आधार पर तमाम जगहों पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रार्थना सभाएं होती थी। उसी फंडिंग के आधार पर मदरसों में और कई अन्य स्थानों पर इस तरीके के जो पैकेज हैं वो लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए दिए जाते थे। तो जो विदेशी फंडिंग होती थी उसके ऊपर सरकार ने नकेल कसी है और अवैध रूप से जो विदेशी फंडिंग होती है उसके ऊपर सरकार ने अब सजा का प्रावधान होगी। उसके बाद
बाद इस पूरे विधेयक को तो आपको बता राज्यपाल के दें पास कि भेजा इस जाएगा। पूरे कानून के संशोधन में जो है अब इस संशोधन को, इस बिल को अब पास कर दिया गया है। सोमवार को ये बिल पेश किया गया था और आज विधानसभा में इस बिल को पारित कर दिया गया है। बता दें कि अब इसके बाद जो है वो सजा का प्रावधान बदल दिया गया है। पहले 10 साल तक की सजा थी और अब जो है सजा को बढ़ाकर उम्र कैद कर दिया गया है। बता दें रजत जी के पास हम फिर से चलेंगे और रजत, जानना चाहेंगे कि इस संशोधन में कहीं ना कहीं लव जिहाद और धर्म परिवर्तन दोनों ही कई मायने में एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं और कई मायने में अलग भी हैं। अगर लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की बात करें हम, तो कई लोग धर्म परिवर्तन अपनी इच्छा से भी करते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि लव जिहाद में लोगों को फंसाकर, लड़कियों को फंसाकर और तब धर्म परिवर्तन कराते हैं। यहां पर जानना चाहेंगे धोखाधड़ी से किए गए धर्म परिवर्तन पर क्या कुछ कानून लाया गया है। देखिए, ये पूरा कानून ही धोखाधड़ी से होने वाले धर्म परिवर्तन को लेकर है। ऐच्छिक धर्म परिवर्तन जिसका जिक्र आपने किया, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, उनको अपने सक्षम जिलाधिकारी के सामने एक एप्लीकेशन देनी होती है। 30 दिन का उसमें समय होता है। कोई आपत्ति दाखिल करना चाहता है तो कोई आपत्ति दाखिल कर सकता है और उसके बाद डीएम की अनुमति के बाद ही आप अपना धर्म परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ये जो कानून है, ये दबाव में किसी छल कपट से, किसी को धोखे में रखकर, किसी को बहला फुसलाकर जो कन्वर्जन कराया जाता है, उसको लेकर कानून है और उसी कानून में संशोधन किया गया है। और उसी के तहत जो सजाएं थी, जो पहले से थी, 2020 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इस कानून को लाया गया था, 2021 में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था और तो 2021 से लेकर अब तक जो सजाएं थी इस पूरे कानून में, उनमें ही संशोधन किया गया है। और उसके पीछे बड़ा कारण ये है, जो कन्वर्जन का, जिसकी खासतौर पर अगर बात करें तो खासतौर पर जो SC/ST वर्ग के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, खासतौर पर जो आदिवासी लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, सुदूर जिलों में खासतौर पर जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर प्रार्थना सभाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन खासतौर पर क्रिश्चियन मिशनरीज करा रही थी और वो एक सामूहिक धर्म परिवर्तन की सीधे तौर पर श्रेणी में आता था। तो उसके ऊपर भी नकेल कसी गई है। सिर्फ एक तरफा हमला हिंदुओं के ऊपर नहीं था, ये दो तरफा हमला था। एक तरफ सीधे तौर पर मुसलमान जो हैं वो धर्म परिवर्तन करा रहे थे और दूसरी तरफ ईसाई मिशनरीज भी। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब आपको बता दें, अब हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कानून का संशोधन किया गया है। लव जिहाद मामले में जो कानून का संशोधन किया गया है, इसमें सजा बढ़ाकर उम्र कैद कर दी गई है, जबकि पहले 10 साल की सजा थी। वहीं अब इसमें बदलाव किया गया है कि पहले सिर्फ माता पिता ही FIR दर्ज कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी FIR दर्ज कर सकता है। तो आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, लगातार लव जिहाद को लेकर जो कानून है उसे और कड़ा करती जा रही है। और अब चलिए, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि खबर झारखंड से। झारखंड में सबसे बड़ा रेल हादसा, जी हां, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की झारखंड में सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ है। मालगाड़ी से टकराई हावड़ा मुंबई मेल और मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। जी हां, आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में 2 की मौत हुई है और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 2024 में तीसरा सबसे बड़ा रेल हादसा है ये। तो दिखा दे आपको कि 2024 में लगातार जो है रेल हादसा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां झारखंड में रेल हादसा हुआ। ये देखिए, झारखंड में बड़ा रेल हादसा हो गया। हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में 2 की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। घटना मंगलवार सुबह करीब 3:45 पर चक्रधरपुर डिवीजन के राजखर सवा वेस्ट आउटर और 12 बंबू के बीच चक्रधरपुर के पास हुई है। बता दें कि टाटा नगर में करीब पोटोबेड़ा के सरायखेला में ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये ट्रेन हावड़ा से मुंबई जा रही थी। हादसे में सभी घायलों को प्राथमिक उपचार मुहैया करवाया गया है और ये जानकारी रेलवे की तरफ से दी गई है। जी हां, बता दें कि दुर्घटना स्थल से यात्रियों को ले जाने के लिए रेलवे ने स्पेशल कोचिंग, रेक और बसों की व्यवस्था की है। तो चलिए, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, जानना चाहेंगे सबसे पहला सवाल कि दिन प्रतिदिन जो रेल घटना है, ये जो हादसे हैं लगातार हो रहे हैं, क्या बड़ी वजह मानेंगे इसकी? देखिए, कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी वजह जो है मिनी, वो बता दूं कि ये अधिकारी, जो रेल अधिकारी है,
वो दोषी है, क्योंकि ये घटना जब हुई थी 3:43 पे, तो उससे 6 मिनट पहले जो मालगाड़ी थी वो डिरेल हुई थी, और डिरेल होने की सूचना ड्राइवर ने, जो गार्ड थे उस ट्रेन के, जो मालगाड़ी के, उन्होंने वहां से कंट्रोल रूम को दी थी। बावजूद 6 मिनट के बाद ये हावड़ा मुंबई ट्रेन उस रूट से गुजरी है और उसके बाद वो डिरेल हुई है, टकराई है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो कहीं ना कहीं पहले जो दिखाई पड़ रहा है उसमें ये रेलवे अधिकारी की बहुत बड़ी लापरवाही दिख रही है। और मैं बता दूं कि झारखंड में ये पहला नहीं, झारखंड में ये तीसरा इस साल का ट्रेन दुर्घटना है, जो जनवरी और फरवरी में हुई थी और एक बार अभी हुई है। अभी जो इसमें भी लेकर इसको राजनीति झारखंड में गरमाई हुई है। मैं राजनीतिक पक्ष में भी बात करूंगा आपसे कि झारखंड में अभी क्या है कि विधानसभा सत्र चल रहा है। ऐसे में सत्र के दौरान जो है, जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, जो कांग्रेस से हैं, उन्होंने कहा कि इस मामले में रेल के अधिकारी के साथ साथ रेलवे के जो मिनिस्टर हैं अश्विनी चौबे, वो इस्तीफा दे, वो पूरी तरह से फेल हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि झारखंड में चूंकि ये हादसा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको समुचित व्यवस्था करते हुए इनको 2 लाख रुपए मृतकों को देने की घोषणा की है। तो वही विपक्ष में जो बीजेपी है, उनका कहना है कि हादसे कहीं भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, उसमें अधिकारी का लापरवाही सामने है तो उसको सजा मिलेगा, लेकिन मंत्री के इस्तीफा मांगना कोई जायज नहीं है। तो ये तो पक्ष विपक्ष की बात हो गई। इसके बाद मैं यहाँ मानवता की बात बता दूं, तो जैसे सुबह में 3:45 में ये हादसे हुए थे, उसके बाद जो वहां आस-पास के लोग, रहने वाले लोग थे, वो सबसे पहले उस घटनास्थल पे पहुंचकर घायलों की काफी मदद की है। हालांकि इसमें कैजुअलिटी थोड़ी कम थी, लोग कम घायल थे। 6 ऐसे लोग हैं जिनको गंभीर चोट आई है और 2 मृत हुए हैं, बाकी को हल्की चोट आई थी। तो ऐसे में सभी को मिलकर एक दूसरे की जो मानवता दिखने को मिली वो यहाँ देखने को मिला। सभी ने मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दिया और इस दुर्घटना में लोग जो हैं अवसर नहीं निकालकर इसमें मानवता दिखाते हुए सभी को बाहर निकालकर एक इसको समुचित इलाज की जरूरत थी, उनको इलाज दिया गया। वही रेलवे की ओर से इसके लिए एक अलग व्यवस्था की गई। ठीक है मुकेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार जो है राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। आपको बता दें, ये एक बार ये घटना नहीं है। 2024 में मान सकते हैं कि ये तीसरी या चौथी घटना होगी जबकि रेल हादसा हो गया। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी बड़ा रेल हादसा हुआ और अब झारखंड में ये रेल हादसा हो गया। और महाराष्ट्र की ओर बढ़ेंगे। महाराष्ट्र से खबर है, जहां बता दें आपको कि महाराष्ट्र संतों की भूमि मानी जाती है। जी हाँ, महाराष्ट्र से भागवत धर्म का पताका पूरे भारत देश से पहुंचने वाले संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज का समाधि महोत्सव अब देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है। बता दें आपको कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 1 और 2 अगस्त को संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज की पुण्यतिथि समारोह का भक्ति पथ फाउंडेशन द्वारा आयोजन किया गया है। संत नामदेव महाराज की जन्मस्थली हिंगोली जिले के नरसी ग्राम से कल उनकी चरण पादुका लेकर निकली गई और यात्रा आज आलंदी पहुंची है। आलंदी से संत ज्ञानेश्वर महाराज की संजीवन समाधि का दर्शन करके हरि नाम का गजर करते हुए मलेशिया की ओर प्रस्थान किया। इस यात्रा का आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज मंदिर प्रशासन, स्थानीय लोक प्रतिनिधि, साधु संत वार की भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया गया है और आलंदी से मुंबई होते हुए ये यात्रा मलेशिया की ओर मार्ग प्रशस्त हुआ। बता दें, इस यात्रा में स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज, भक्ति पथ सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष शेष जी महाराज समेत महाराष्ट्र के हिंगोली, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजी नगर, जलगांव, सोलापुर समेत मध्य प्रदेश के भक्त शामिल हुए हैं। संत नामदेव महाराज जी की चरण पादुका आज यहाँ महाराष्ट्र से लेकर आज मलेशिया जो विश्व भ्रमण दिंडी है हर साल निकलती है और इस बार नामदेव महाराज जी की पुण्यतिथि का उत्सव जो है मलेशिया में रहेगा और हमारे भक्तिपथ सेवा फाउंडेशन द्वारा हरिभक्त परायण शेष महाराज जी और पूरे वारकरी वैष्णव लोग हैं और संतों को एक न्याय मिले, उनका जो सिद्धांत है, विचार है, सोच है, ये पूरी दुनिया में और पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि मलेशिया में हरि नाम का और रामकृष्ण हरि भजन का वहाँ पर जो गजर है वहाँ गूंजेगा और इसलिए बहुत खुशी का दिन है। कल हम नामदेव महाराज जी की जन्मस्थली
नरसी से इस यात्रा का प्रस्थान हुआ और श्री क्षेत्र आलंदी में माऊली ज्ञानेश्वर महाराज जी के मंदिर में भी ये पादुकाएं आई और वहाँ से सैकड़ों वारकरी वैष्णव और जो भी ग्रामस्थ लोग हैं, श्रद्धालु है, सभी ने स्वागत किया, उत्साह था। और इसलिए अब हम आलंदी से निकलकर मुंबई की ओर जा रहे हैं और आज हवाई जहाज़ से आज ये यात्रा मुंबई से मलेशिया जाएगी। और मुझे लगता है कि ऐसी यात्रा निकलनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा अच्छा ये कदम है, पहल है और ये उपक्रम बहुत अच्छा है और इसलिए मैं भक्तिपथ सेवा फाउंडेशन को भी बहुत साधुवाद देता हूँ। रात 8 बजे जागो देखना आप ना भूले। बता दे जागो जरूर देखें। थूक जिहादियों के बड़े भाई है KFC, डोमिनोज, पिज्जा हट। शाम 8 बजे देखिए प्रदोष सुरेश चौहान के युवा पत्रकार के साथ जागो।